अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ाया हुआ है 2024 वाली वीडियो में, बट वो उस वीडियो में जो है नॉइस का भी इशू है और वो डिटेल्ड लेक्चर हैं। अगर 3 से 4 मंथ्स 5 मंथ्स रह गए आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, और अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हो तो कोई बात नहीं। वो लिखा होता है ना मोटरवेज पर, बीइंग लेट इज़ बेटर देन नेवर। तो वही वाली बात है। कोई बात नहीं, अभी 4-5 मंथ्स भी हैं तो बहुत टाइम है। मैं कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको करवाऊँ इस वीडियो में। मेन डेफिनेशंस क्या करनी है, एग्जांपल्स क्या करनी है, वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। क्या आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है चैप्टर नंबर 2 से, वो बता दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में पास्ट में मैंने देखा है 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 60। मतलब कि 60 नंबर का टोटल आप लोगों का पेपर होता है ना, तो उसमें 10 से 15 मार्क्स का जो पेपर है वो यूनिट नंबर 2 में से आता है। आसान है। नोट से भी आप लोगों को मैं दिखाता जाऊंगा साथ साथ, वो भी आप लोग कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा कि पास्ट के जो एग्ज़ाम है 2 पेपर हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से आए हुए थे। मॉडल पेपर जो ऑफिशियली अपलोड किया गया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से ऐड हुए थे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे तो ये अच्छा तैयार हो जाएगा। बस टारगेट ये रखना है, ये आपने जहन में रख के बाद प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर की, कि कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए वो मिस नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम। नाम मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है इसका मतलब होता है कि एक ख़ास स्पेसिफिक वे में आप थिंकिंग करो, जिसमें आप अपनी लार्जर प्रॉब्लम्स को, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, उनको स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, और फिर हर छोटे पार्ट को आप एक प्रॉब्लम की तरह डील करते हो। जब वो सारी छोटे छोटे पार्ट्स आपके सारे सॉल्व हो जाते हैं तो एज अ होल आपकी फिर पूरी प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहा जाता है बच्चों कि आप लोगों ने एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है अपने स्कूल में। ठीक है, तो अब फेयरवेल पार्टी अरेंज करना एज अ होल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपके गेस्ट कौन होंगे, आपका मेन्यू क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, इंडोर होगी, आउटडोर होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को इन सारी चीज़ों में डिवाइड कर लेते हो कि मैंने मेन्यू को डील करना है, मैंने वेन्यू देखना है कि क्या होगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, गेस्ट कौन कौन होंगे। ठीक है, अब हर एक को आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो एंड पर आपकी एज अ होल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपकी फेयरवेल पार्टी जो है वो अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऐसे होती है। आगे डिटेल में आएगी तब भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको टॉपिक का इंट्रो दे रहा हूँ। एंड एल्गोरिदम्स जो हैं बच्चों, एल्गोरिदम्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल्गोरिदम्स आर डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जैसे पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। ठीक है, तो वो स्टेप्स जो आप लिख लेते हो, प्लान सा जो है वो लिख लेते हो, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। ये भी आगे डिटेल में आएंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आप लोगों के पास है कंप्यूटर इज़ अ मशीन, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हम उसको इनपुट देते हैं, वो ऑपरेशन करके हमें आउटपुट देती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने उसको सिखाया हुआ है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, खुद से कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, बल्कि वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, एआई जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट वे में काम करती है, बट वहाँ पर भी मशीन लर्निंग, और वो भी हमने पहले उसको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ से आप लोगों ने ये कंप्यूटर की डेफिनेशन कर लें, और ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकते खुद से, वो सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है? नॉर्मली तो हमें पता है कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, कि ऐसे ही होता है ना, प्रॉब्लम सबको पता होता है प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बट अगर एग्जाम में पूछा जाए कंप्यूटर के डिफाइन प्रॉब्लम,
तो फिर आपने ज़ाहिर है वो वाली नॉर्मल वर्डिंग तो नहीं लिखनी, आपने थोड़ा एग्जाम फ्रेंडली वर्डिंग यूज़ करनी है। तो क्या होगा, अ प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज, प्रॉब्लम एक चैलेंज होती है या ऐसी सिचुएशन होती है दैट नीड्स टू बी ओवरकम यूजिंग सम एक्शन, जिसको ख़त्म करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शंस परफॉर्म करना होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी, अ प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज और सिचुएशन दैट नीड्स टू बी ओवरकम यूजिंग सम एक्शन। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो हमें फेस करना पड़ती हैं इन फील्ड्स में, ठीक है। 3 से 4 फील्ड्स का नाम लिखते हैं, सच एज इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो इनफ है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी एक दफ़ा आप लोग पढ़ लें, बट रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, पूछी भी जाती हैं तो एक दफ़ा पढ़ लें, कॉन्सेप्ट हो आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, कोई इशू नहीं है। बस एजुकेशन को ज़रा ज़्यादा ध्यान दे दें, क्योंकि हो सकता है वो कहें कि डिफाइन प्रॉब्लम और एजुकेशन के सेक्टर में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो लिटरेसी रेट कैसे इंक्रीज़ करना है, ये एक प्रॉब्लम है। किन किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये भी एक एजुकेशन की फील्ड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स देख लें और एक जो है वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिख दें, आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इनको भी एक दफ़ा पढ़ लें, बट इतना ज़्यादा इनको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाइंग अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। तो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे भी उसकी एक डेफिनेशन आ जाएगी। इन कंप्यूटर साइंस, अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप यूजिंग कंप्यूटेशन। ये मैंने यहाँ नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक है, कि डिफाइन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, यही डेफिनेशन मैंने आसान करके यहाँ पर लिख दी है, ताकि आसपास की जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, एब्स्ट्रैक्शन हो जाए। एब्स्ट्रैक्शन भी इसी चैप्टर में आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन आ गई कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की, कि हम यूजिंग कंप्यूटेशन, यानी कि कोई ना कोई हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, या हमें थोड़ी सी कोई लॉजिकल वर्किंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई काउंटिंग भी करनी पड़ सकती है, या हमें लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ऐसा या नो है, इस तरह की, ठीक है। तो नीचे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स आर डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम एंड काउंटिंग प्रॉब्लम। ये आप लोगों का ये पूरा कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। आगे बच्चों इनकी टाइप्स हैं, इनकी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। ये शॉर्ट में भी कोई एक कहा जा सकता है कि सर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जांपल दें, या डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जांपल दें, या काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जांपल दें। या एज अ होल क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। तो पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने आपको सारी बताई है, फिर बता देना है कि ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर इनको एक्सप्लेन कर देना वन बाय वन। तो ये अगर लॉन्ग में आता है 6 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है डिसीजन प्रॉब्लम और काम की बातें कम लिखी हुई हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पर सर्च प्रॉब्लम है, सर्च प्रॉब्लम नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा लिखा है, काम की बातें कम है। एग्जांपल भी ऐसे ही अननेसेसरी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, वो हम नहीं करेंगे भी, ठीक है। और मैं बताता हूँ करना कैसे इसको। उसके बाद काउंटिंग प्रॉब्लम है, उसकी एग्जांपल है, और यहाँ तक दूसरी भी एग्जांपल है, ये कीबोर्ड माउस वाली, ठीक है, उसका सलूशन है, और उसके बाद अगला सेक्शन है। तो ये बच्चों यहाँ से ऊपर ऊपर ये सारा जो है ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी लाइंस में समराइज करके बताता हूँ कि आपने इसका आंसर कैसे करना है। अगर आज एक क्वेश्चन की एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, ये देखें, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम या एक्सप्लेन डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम, ऐसे कुछ आ जाता है। तो आप लोगों ने वन बाय वन सबकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल देनी है। डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है। डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती है? डिसीजन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें बाइनरी रिस्पॉन्स करना होता है, या जैसे कि येस या नो, या ट्रू या फॉल्स, या प्राइम या कंपोजिट, ठीक है, नंबर्स होते हैं ना, इस तरह का हमें रिस्पांस करना होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। और उसके बाद क्या है, एग्जांपल्स। एग्जांपल में आप देख लें कि कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, अपने पास से भी दे सकते हैं, फेडरल बोर्ड एक्सेप्ट करता है आपकी अपनी चीज़ों को, बट ये है कि वर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, वर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। चेकिंग इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड, आपने चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। तो बाइनरी रिस्पॉन्स ये ना, बाइनरी का मतलब ये होता है कि कोई 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। बाय मीन्स 2, ये जो बाय है ना, बाय मीन्स 2, ठीक है, ट्रू या फॉल्स या येस या नो, या प्राइम या कंपोजिट, वट एवर।
तो ये भी एक डिसीजन प्रॉब्लम है। उसके बाद चेकिंग इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, जैसे मैंने अभी कहा कि नंबर प्राइम है या नहीं है, या प्राइम है या कंपोजिट है। तो दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। इसी तरह आप अपने पास से भी एग्जांपल कर सकते हो। आपने ये सीख लिया तो अब वो SLO बेस्ड एग्जांपल आप देना चाहो तीसरे नंबर पे कि चेकिंग वेदर द एप्पल इज़ ग्रीन और रेड या ग्रीन और नॉट, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो इस तरह के एग्जांपल। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद सर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ जाएगी। हेडिंग में सर्च प्रॉब्लम, आगे डेफिनेशन लिख दें कि सर्च प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर से हमने सोल्यूशन फाइंड करना होता है फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सेट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। जैसे कि आपने जाना है कराची से लाहौर, ये हमारा हो गया, ये सर्च प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने जाना है कराची से लाहौर, तो ये कराची है, ये लाहौर है, ये समझे मैप है, ठीक है। तो अब आपके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से होकर भी जा सकते हो, यहाँ से भी होकर जा सकते हो, यहाँ पर से भी होकर जा सकते हो, ठीक है। तो आपने फाइंड करना होता है बेस्ट वे जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं सर्च प्रॉब्लम्स। तो ये भी जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया आप ये कर लें, इनफ है। एग्जांपल में दे दें, फाइंडिंग अ पाथ बिटवीन टू सिटीज़। आगे काउंटिंग प्रॉब्लम। अ काउंटिंग प्रॉब्लम इज़ यूज्ड टू फाइंड हाउ मैनी कम्बिनेशंस या पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉब्लम है उसमें से, ठीक है। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है टोटल पॉसिबिलिटीज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ से समझा देता हूँ, याद जो है वो यही कर लेना जो मैंने नोट्स में दिए। ये देखें, आपके पास ये सारी शर्ट्स हैं, ये सारी पैंट्स हैं। आपको कहा जाता है आपके टोटल कितने ड्रेसेस बन सकते हैं, कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या मतलब है कम्बिनेशन बनाने का, कि यहाँ से येलो शर्ट पिक कर ली और यहाँ से ब्लू पैंट पिक कर ली, या फिर रेड शर्ट पिक कर ली और उसके साथ ब्लैक पैंट पिक कर ली, और यहाँ से ब्लू शर्ट पिक कर ली, यहाँ से ब्राउन जो है वो पैंट पिक कर ली, ठीक है। तो इस तरह आप कितने कम्बिनेशंस बना सकते हो, ये एक काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने टोटल कम्बिनेशन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शर्ट्स जो हैं यानी कि 5 हैं, हाँ जी 5 हैं, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पैंट से यानी कि 3 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि टोटल आपके पास 15 जो हैं वो ड्रेसेस बन जाएंगे या कम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन हुआ है ज़्यादा, एग्जाम में हमने टू दी पॉइंट लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो कि इट वर्क्स ऑन द रूल कि टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एग्जांपल में क्या दे रहे हैं, वही वाली एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी। इफ देयर आर 5 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स, तो टोटल ड्रेसेस जो बनेंगे आपके पास वो 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15। दैट्स इट। ये जो 3 पेज वहाँ पर बुक में लिखे हुए हैं आपके, उसको मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे 8 to 10 लाइन में, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर कर लें। ये नोट्स हैं, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने ये इनको एक्सप्लेन नहीं किया, सबको सिर्फ डिसीजन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी दे दूंगा इंशाल्लाह, या आप अपने पास रजिस्टर्स पर, नोट्स पर, वट एवर जो भी बुक्स हैं उसके ऊपर आप ये चीज़ें सारी लिख लें, ताकि आपको रिवीजन करने में भी फिर आसानी हो जाए, ठीक है बच्चों। ये हमारा सारा कवर हो गया। इस तरह ये दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे वहाँ पर शर्ट्स पैंट्स है तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम बनाने की है। तो देख लें या पढ़ लें, अगर आपको ये आसान लगती है और आप इसको आसान वर्डिंग में कर सकते हैं 1 to 2 लाइन में समराइज, तो आप कर दें, अदरवाइज वो वाली जो है वो इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया, प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, वो प्रोसेस होगा ना जिसके अंदर हम एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे ताकि जो है वो सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सम सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली बिहेविंग टू जनरेट सम रिस्पॉन्स। यही अंडरलाइन कर लें आप यहाँ से, ठीक है। अब आगे दो बातें, एक है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सिंपल है तो उसके कौन से स्टेप्स हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो अगर तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सिंपल है, पूछा जा सकता है ना कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, तो फिर ये 4 स्टेप हैं ABCD। नंबर 1 पे आपने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना है, आपको कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। दूसरे नंबर पे आपने प्लान डिजाइन करना है, यानी कि एल्गोरिदम, मैंने आपको बताया ना एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं
कि हमने किस तरह से काम करना है, तो वो प्लान ही होता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। जो प्लान आपने लिखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है, अब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड लिखना है, वट एवर। वो अगर कंप्यूटर साइंस हम पढ़े हैं तो डेफिनेटली उस तरफ ही बात जाएगी, कोड की तरफ ही। बट ये है कि अभी आप इसको कह दें यहाँ पर कि इम्प्लीमेंट करना है प्लान में। पॉइंट नंबर 3 होता है हमारे पास। पॉइंट नंबर 4 है एवेलुएट, यानी कि जो भी आपने प्लान लिखा है उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है, अब आपने रिजल्ट्स देखने हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, जो हमारा प्लान था वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो सिंपल प्रॉब्लम में ये 4 पॉइंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखे होंगे नोट्स में। स्टार्ट की चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, डिसीजन प्रॉब्लम ये जो है वो तो उसमें कवर हो गया, जो मैंने आपको दिखाया है। ये कम्बिनेशन वाली एक एग्जांपल है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर एक न्यू है कि आपके पास 3 शूज़ हैं, ठीक है, 4 बैग्स हैं, 2 कैप्स हैं, तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो वही बात है, वहाँ पर 2 चीज़ें थी, शर्ट और पैंट, तो हमने a मल्टीप्लाई बाई b कर दिया था। यहाँ पर 3 चीज़ें मतलब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाई c, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है उतने कम्बिनेशंस आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये इनकी अभी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ पर 4 स्टेप्स ऑफ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 स्टेप्स यहाँ पर भी आ गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी नेक्स्ट यही है जी, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो 6 स्टेप्स हैं, यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, एक ही बात है। मैं यहीं से करा देता हूँ, यहीं से फिर याद भी कर लीजिएगा। जो पॉइंट है पहला वो सेम है, ठीक है, डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। यहाँ पर एक न्यू पॉइंट ऐड हो गया दूसरे में, डिकम्पोज द प्रॉब्लम। डिकम्पोज करने का मतलब होता है कि अपनी प्रॉब्लम को आप तोड़ दो छोटे पार्ट्स में, डिकम्पोज कर दो, ठीक है। डिकम्पोज ये प्रॉपर्टी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की ही, और ये एग्जाम में भी आई हुई थी कि व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोज या डिकम्पोजिशन। आगे भी आएंगे ये चीज़ें, बहुत जगहों पे रिपीट हो रही हैं ये प्रॉपर्टीज़, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 है डिकम्पोज द प्रॉब्लम। उसके बाद है आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्लान्स। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, तो हमारे पास मल्टीपल प्लान्स होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। तो थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर ईच सब प्रॉब्लम, कि प्लान ए ये है मेरा, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, ठीक है। तो इन तीनों में से आप इंप्लीमेंट कौन सा करना है, वो आ जाएगा पॉइंट नंबर 4 में, कि सिलेक्ट एंड डिज़ाइन द बेस्ट प्लान, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो आप कहते हो कि यही मैं इंप्लीमेंट करता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो वो प्लान जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लें। पॉइंट नंबर 5 है इम्प्लीमेंट द प्लान, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है वो वही है एवेलुएट। तो इसमें देखें पॉइंट नंबर 1 जो है वो सेम है, डिफाइन एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 2, 3 नए ऐड हो गए ना इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के लिए, कि डिकम्पोज करने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसके लिए प्लान होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बाकी जो हैं वो सेम ही है। तो इस तरह चीज़ों को देखा करें आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लो बेस का मतलब है कि आपकी बुक से पेपर नहीं आता। मैं अभी आपको जब पेपर दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं है ना ऐसा बेस वाला, तो यहीं से पेपर आ रहा होता है, बस वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल देते हैं, एक्सरसाइज से नहीं देते ना, तो होता आपकी बुक से ही है सारा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटी सी चीज़ बता के आपको पहाड़ तोड़ने का कह दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपकी बुक से ही पेपर आता है, और अगर आप लोग ये बुक को इस तरह पढ़ लेते हो तो वो आप लोग आसानी से अटैम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे कवर हो गए ये चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन नंबर 2.4 इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ मॉडल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो बच्चों, जो कंप्यूटर साइंस है ना, उसका जो बेसिक आप कह लें वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कंप्यूटर का, आप इनपुट देते हो, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर वो आपको आउटपुट दे देता है। इसको कहा जाता है आईपीओ मॉडल, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। एमसीक्यूज में अगर आ जाता है कि आईपीओ स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अच्छा जी, तो नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेते हैं आईपीओ मॉडल क्या होता है। द आईपीओ मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या वर्किंग उसका प्रिंसिपल है, क्या मैकेनिज्म है जिस पे वो काम करता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, अप्लाइज प्रोसेसिंग एंड गिव्स आउटपुट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स है ना, अगर बनानी पड़ जाए तो बड़ी खूबसूरत बनानी है आपने पेपर के अंदर, ठीक है। मार्कर से बना लें, प्रैक्टिस करें, 2-3-4 दफ़ा बैठकर बनाएं रफ रजिस्टर पर या पेजेस पर, वट एवर, ठीक है।
तो परफेक्शन आती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आईपीओ मॉडल हो गया। बाकी यही चीज़ें, यही 3 पॉइंट्स लिखे हुए कि इनपुट क्या होती है दैट नीड्स टू बी गिवन टू द सिस्टम, यानी कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं या सिस्टम को देते हैं। ऑपरेशंस यानी कि प्रोसेस में क्या आता है कि वो ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, मोस्टली इसमें फार्मूला ही आता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और द आउटपुट टू बी प्रेजेंटेड, और आउटपुट हमें प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आईपीओ मॉडल का आपको पता होना चाहिए। अब आईपीओ मॉडल तो हमने ये देख लिया कि ये वर्किंग मैकेनिज्म है कंप्यूटर का। अब आईपीओ चार्ट क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको आपने आईपीओ चार्ट में लिखना होता है। आईपीओ चार्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी, कि अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो रेक्टेंगल कैसा होता है आपको पता चल जाना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल जो है वो ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या 2 चीज़ें होती हैं, एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई बंदा आके कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करो, तो आप उससे पूछोगे तो सही ना कि भाई कौन से रेक्टेंगल का उसकी लेंथ विड्थ क्या है, ठीक है। तो पेपर में तो नहीं गिवन होगी, तो आपने खुद पता लगा लेना है कि भाई अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसकी लेंथ और विड्थ होगी, ठीक है। तो इनपुट के अंदर आपने लिख देना है लेंथ एंड विड्थ, दैट्स इट, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये थोड़े से इन्होंने जो है वो चीज़ें डाली हुई हैं, कंफ्यूज ना उससे मैं आपको सिंपल वाले भी आईपीओ चार्ट दिखाता हूँ कि एग्जाम में कैसे बनाने। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर आपको खुद पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला आपने प्रोसेस के अंदर लिख देना, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेस, और ये लिखा हुआ है आउटपुट। तो प्रोसेस के अंदर आपने फार्मूला लिख देना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब बच्चों ये आप परेशान हो रहे होगे कि ये पता नहीं कौन सा सिंबल है, ये स्टेरिक है। ये क्या है? स्टेरिक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है ना, ऐसे मल्टीप्लाई जो हम मैथ्स में ऐसे करते हैं ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो स्टेरिक होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। स्टेरिक कैसा? स्टेरिक मैं ऐसे करता होता हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर दें, इसको फिल कर दें, तो बस ये एक स्टार ही बन जाता है, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट टाइम बनाने लगेंगे नहीं बनाया जाएगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे लाइन लगाएं, तो ये भी उस तरह का ही एक स्टेरिक सही बन जाता है, ठीक है। तो ये इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि स्टेरिक कैसे बनाना है, क्योंकि ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप पर वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी देखें अपने 8 के बटन के ऊपर, जो ऊपर न्यूमेरिक कीज़ हैं उसमें 8 के ऊपर ये स्टेरिक बना होता है, ठीक है, F वाली फंक्शनल कीज़ के नीचे वाली लाइन में। अच्छा जी, तो उसके बाद आते हैं आउटपुट। आउटपुट में आप देखें एरिया ही कैलकुलेट हुआ ना, इधर एरिया ही कैलकुलेट करना, तो आउटपुट में सिर्फ एरिया लिख दें, ये एरिया कैलकुलेट हो क्या आ गया। तो ये हमने क्या किया बच्चों, आईपीओ चार्ट बना लिया। तो अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर उनको कहा जाता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करें, तो वो क्या करते हैं, जनरल करने के बजाय स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे लेंथ वो ले लेते हैं 8 और विड्थ ले लेते हैं 10 वट इस तरह करके, फिर एरिया के अंदर वो कैलकुलेशंस कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप चीज़ों को जनरल रखें। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करें, तो उन्होंने खुद जब जनरली की है, लेंथ लिखा है, विड्थ लिखा है, एरिया का फार्मूला जनरल लिखा है और डायरेक्ट एरिया लिखा है, तो आप भी जनरल रखें, बजाय इसके कि आप खुद से नंबर्स लेट करके कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करें, ठीक है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि आईपीओ चार्ट बनाएं ऐसे रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 8 है और विड्थ 10 है, तो फिर आप बेशक यहाँ पर लिख लें कि लेंथ इज इक्वल्स टू 8, विड्थ इज इक्वल्स टू 10, जो भी किया मैंने वटेवर, फिर एरिया इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं इस तरह। बट ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होगा, जनरली क्वेश्चन आते हैं, जनरली आपने करना है, ठीक है बच्चों। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दें, या फिर वैसे आप मेरे से किसी तरह पूछ लें, या वीडियो एक दफ़ा बैक करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आईपीओ चार्ट। अब ये एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपको आईपीओ चार्ट तो सिखा दिया गया कैसे बनाते हैं, पूछ क्या लिया आपसे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आईपीओ चार्ट, पर्पज़ क्या है आईपीओ चार्ट का। तो देखें, जब आप वैसे चीज़ों को सोचें ना, जैसे मैंने आपको कहा होगा कि यार कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप परेशान हो जाओगे कैसे कैलकुलेट करें, स्टेप्स क्या होंगे। बट ये देखने के बाद, आईपीओ चार्ट देखने के बाद आपको पता चल गया, अच्छा एरिया जो है इनपुट है, फिर फार्मूला लगेगा और फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो यही इसका पर्पज़ है कि ये क्या करते हैं,
टेबुलर फॉर्म में चीज़ को दिखा देते हैं, इनपुट क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, तो इससे आसान हो जाता है प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है प्रॉब्लम को समझना। द पर्पज ऑफ एन आईपीओ चार्ट टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन टेबुलर फॉर्म, input, process and output. It helps software designer to clearly see what data is required, what operations are to be performed and what result is produced. कि क्या चीज़ जो है वो हमें गिवन है, क्या जो है वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा और क्या हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी आती है, यही पर्पज़ है आईपीओ चार्ट का। तो ये आप याद कर लें और साथ आईपीओ चार्ट भी बना लें। तो पेपर में आप इस तरह बना सकते हैं, एक बड़ा ऐसे बॉक्स बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर 2 लाइंस लगा के 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें। ये बच्चों से मैं कहता होता हूँ कि एक बड़े बॉक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है तो कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी, तो 90% बच्चे कहते हैं 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी बट 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। खैर ये तो एक अलग बात थी। तो इनपुट में आ जाएगा डाटा दैट इज एंटर्ड इन द सिस्टम, प्रोसेस में आ जाएगा द ऑपरेशंस दैट विल बी अप्लाइड ऑन द इनपुट, मोस्टली फार्मूलाज ही आते हैं, और आउटपुट डाटा दैट हैज़ बीन टर्न इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि रिजल्ट्स। ठीक है, डाटा दिया और रिजल्ट ले लिया, तो आउटपुट्स डेफिनेटली आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये एक क्वेश्चन है, वैसे ही बना दिया मैंने, पढ़ लें इसको कि आईपीओ मॉडल और आईपीओ चार्ट में डिफरेंस क्या है। तो आईपीओ मॉडल एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन 3 स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और मतलब कि वो मैकेनिज्म ही बताता है, ठीक है, कि किन 3 स्टेप्स में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जो आईपीओ चार्ट होता है वो एक प्रॉपर टेबल होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जिसमें उसकी इनपुट शो होती है कि क्या होगी, प्रोसेस में क्या होगा और आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, तो एक क्लियर फॉर्मेट में इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपीओ चार्ट जो है वो बनाया जाता है। तो मोस्टली ये चीज़ें सिमिलर ही हैं। ठीक है, आईपीओ मॉडल जो है वो एक बड़ा विजन है, और जो आईपीओ चार्ट है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में हम बनाते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में लेके आने के लिए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ये सारे आपके यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पे है कि कैलकुलेट स्टूडेंट एवरेज ग्रेड एवरेज बेस्ड ऑन हिज ग्रेड्स। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इनका वो फॉर्मेट का इशू है। अगर आपकी बुक का कोई और एडिशन है तो शायद आपकी बुक में ये इन्होंने करेक्ट कर दिया हो, बट ये जो सेक्शन है आगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग शुरू हो गई है, नेक्स्ट है वो ये जो सारा सेक्शन है। अब इसके अंदर से जो मैंने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये जो 1 से 2 पेज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ आसान नोट्स में। ये देखें, ड्रॉ एन आईपीओ चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो मैंने अभी आपको उधर दिखाया ना, उन्होंने भी किया हुआ है, उसको मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे आपने पेपर में बनाना होगा कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हेडिंग दे दी पहले, ठीक है, हेडिंग मार्कर से दे देना आप लोग भी बेशक। उसके बाद उसके नीचे आपने लिखना है कि लेंथ विड्थ, इनपुट में लेंथ विड्थ होगी, ठीक है, और प्रोसेस में क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि फार्मूला आ जाएगा। और आउटपुट में क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से एक और भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर दिया कि ड्रॉ एन आईपीओ चार्ट टू कैलकुलेट अ स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स। ये क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट भी आते हैं, इस तरह के भी आते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लें, बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इनपुट में क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेड आ जाएंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वो 70%, 80%, 90% लिख देते हैं, आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करें, क्वेश्चन जनरल है तो जनरली करें। कंप्यूटर साइंस में हम चीज़ों को जनरली रखते हैं ताकि वो सिमिलर बाकी प्रॉब्लम्स पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हमने ले लिए। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी भी लिख सकते हैं, या इस तरह और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिख लिया। इनपुट होगी हमारे पास, जाहिर सी बात है उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो वो 3 चीज़ें तो हमारे पास होंगी ना। ठीक है, तो हमने कह दिया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इनपुट है। अब प्रोसेस में बच्चों फार्मूला आएगा एवरेज का। अब एवरेज कैसे निकलती है किसी भी चीज़ की, सब का सम करते हैं आप। जैसे तीनों ग्रेड थे, तीनों ग्रेड का सम किया, डिवाइडेड बाय कितने हैं, तो ये 3 ही है, तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है बट नंबर ऑफ ग्रेड्स ही लिखना है आपने। और अगर वो पेपर में कहते हैं कि 4 के लिए करें, तो आप यहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भी ऐड कर देना। और इसी तरह फिर सम में भी आ जाएगा ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 प्लस ग्रेड 3 प्लस ग्रेड 4। आउटपुट में फिर क्या आ जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो टू कंप्यूट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आईपीओ चार्ट बनाना है आपने, ठीक है, तो वही रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ विड्थ डेफिनेटली आएगी। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ।
ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इंटू ये ब्रैकेट को मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई बोलते होगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, तो भी ठीक है, या 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ भी बोल सकते हैं फ्लो में, कोई इशू नहीं है। तो ये इसका फार्मूला होता है, वो प्रोसेस के अंदर आ जाएगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों मेक एन आईपीओ चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल कैसी होती है, ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल जो है वो ऐसी ही होती है, ठीक है जी, ऐसी ही होती है ट्राइंगल। तो आप देखें ट्राइंगल की यहाँ पर क्या होती है, बेस होती है, ये बेस कहलाती है ना ये, और जो ये है ये हाइट होती है साइड वाली, ठीक है बच्चों। तो ये बेस है और ये हाइट है। तो इनपुट में जाहिर सी बात है ट्राइंगल है तो ये दो चीज़ें तो होंगी तभी तो एरिया कैलकुलेट हो सकता है। तो आपने लिख लेना आके इनपुट में बेस आती है और हाइट आता है, हाइट आती है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर क्या आता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो वो प्रोसेस में आ जाता है और फिर आउटपुट में हमें क्या मिलता है, यही जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आईपीओ चार्ट आपका कंप्लीट हो गया, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आया और आपने ये आंसर लिखा तो इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ आईपीओ चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, के अगर कोई 3 नंबर्स हैं तो उनमें से आपने लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो उसका आईपीओ चार्ट कैसा होगा। 3 नंबर्स हैं तो इनपुट में क्या होगा, वो 3 नंबर होंगे। जनरली हमने लिखना है तो हम लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चाहे तो पूरा नंबर लिख लें, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है तो वो भी ठीक है, ठीक है। प्रोसेस में क्या आ जाएगा, फाइंड लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, उन 3 में से लार्जेस्ट फाइंड होगा, ठीक है। जो 3 नंबर हैं इनमें से लार्जेस्ट फाइंड होगा और आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, लार्जेस्ट नंबर ही डिस्प्ले होगा ना, क्योंकि फाइंड ही वो करना है तो रिजल्ट लार्जेस्ट नंबर ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया ये सारा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको पहले बताया है कि एक ख़ास सोचने का वे है जिसके अंदर हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में या स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर हम उसमें से हर प्रॉब्लम को अलहदा सॉल्व करते हैं और एट दी एंड हमारी वो पूरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो यहाँ पर लिखी है मैंने इस सारी को बहुत दफ़ा पढ़ा है और मुझे इसमें कोई मीनिंगफुल इम्पॉर्टेंस मिली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक अच्छी जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस लिखी है। ये क्वेश्चन आया भी था एग्ज़ाम में, तो यह आप पढ़ें और वो आप पढ़ें, डिसीजन आपने खुद करना है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मैं ये रिकमेंड करूँगा, इसलिए मैंने ये नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की इम्पॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, देन फाइंडिंग पैटर्न्स कि क्या चीज़ें सिमिलर हैं क्या नहीं हैं, रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम्स टू डेवलप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैटर्न्स फाइंड करते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इवेंट इनडोर है या आउटडोर है, ठीक है। तो अगर तो इवेंट इनडोर है तो फिर आप वेदर कंडीशंस कैसी हैं वो एक अननेसेसरी डिटेल हो जाएगी, आप उसको निकाल दोगे। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इनकी तरफ भी हम आगे आते हैं, उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंस है, ये आप प्रिपेयर कर लें। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो कहेंगे कि define computational thinking and explain properties of computational thinking, तो आपने हेडिंग देनी है डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पैटर्न रिकग्निशन, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एल्गोरिदम डिज़ाइन, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब वो कैसे लिखनी है, यहाँ से करते हैं तो भी ठीक है, मैंने नोट्स में लिखी हुई है वहाँ से करेंगे तो भी ठीक है। ये मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिख दी। आप लोग जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आप लोग बेशक टेबल की फॉर्म में मत कीजिएगा, आप लोग इस तरह करें जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे हेडिंग दी और फिर नीचे कंटेंट लिखा, हेडिंग दी नीचे कंटेंट लिखा,
ठीक है। तो पहली हेडिंग देंगे डिकम्पोजिशन, उसमें कंटेंट क्या लिखना है, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग अ लार्जर प्रॉब्लम टू स्मॉलर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिकम्पोज कर दिया हमने, इट मीन्स ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स, इतना है, इनफ है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने लिखना है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वर्ड यूज़ किया था ना स्टार्ट में इस लेक्चर के। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हो और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको फॉर एग्जांपल हेडेक है, तो डॉक्टर उससे पूछता है कि आपको क्या इशू है, तो वो पिछले 10 दिन की डिटेल्स निकाल के रख देगा, मैं वहाँ गया था, फिर मैं वहाँ गया था, तो वो सारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एब्स्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करेगा, और वो जब वो काम की बात बोलेगा ना तो डॉक्टर उसको पिक करेगा सिर्फ। एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल मैंने दी, उम्मीद है अब आपको एब्स्ट्रैक्शन याद रहेगी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अननेसेसरी डिटेल्स को हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको आप पिक करते हो, ठीक है, ताकि जो काम हम इसके लिए करेंगे वही काम हम दूसरे के लिए भी कर लेंगे। इसकी भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं देता होता हूँ। तो देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने अगर एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है तो ज़ाहिर है उसमें 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो जो खाना मेल स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो मेन्यू मेल स्टूडेंट्स के लिए होगा, वही फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो ये क्या होगी, पैटर्न रिकॉग्निशन होगी, यानी कि सिमिलैरिटी आ गई ना, कि खाने की टेंशन नहीं है कि फीमेल्स को अलग और मेल्स को अलग देना है, जो मेन्यू होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। या फिर कोई इस वे में भी आप देख सकते हो इसको कि ये जो अभी हम प्रॉब्लम करें, क्या ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम हमने पास्ट में कोई सॉल्व की हुई है, तो भी सिमिलैरिटी आ जाएगी, वैसे ही स्टेप्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो लास्ट पे है नंबर 4 पे प्रॉपर्टी, वो है एल्गोरिदम डिज़ाइन। लास्ट पे आप क्या करते हो, स्टेप लिख लेते हो, यानी कि एल्गोरिदम लिख लेते हो, जो भी आपका प्लान होता है कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ठीक है। जैसे पार्टी अरेंज करनी है, सारा कुछ आपने ब्रेक डाउन कर लिया, उसको अलग अलग चीज़ों को देख लिया, आपने प्लान लिखना है, अच्छा सबसे पहले मैं जाऊँगा, ठीक है, और मैं फूड डिपार्टमेंट में मैं ऑर्डर करूँगा कि ये फूड चाहिए, फिर मैं जाऊँगा, मैं जो है कार्ड्स वो डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँगा तमाम गेस्ट में, ठीक है, और उसके बाद जो प्लेस है जहाँ पर इवेंट होना है उसको मैं रेडी करवाऊँगा। तो आपने पूरा एक प्लान जो है वो तैयार कर लिया, इसको कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। इट मीन्स मेकिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये बच्चों आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बहुत अच्छे से, और याद भी रखें कि ये है क्या, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ठीक है। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी पढ़ लें या नोट्स में कर लें, प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, एग्जांपल है कि अगर आपने कोई कंप्यूटर गेम बनानी है तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की प्रॉपर्टीज़ किस तरह जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये गेम है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ठीक है, इसने कहीं से जाना है, स्टेयर्स चढ़नी है, और फिर ये आगे इसके एनिमी है, इसने एनिमी से बचना है, फिर ये इसने करते 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 क्या करना है, इसने यहाँ से एग्जिट होना है, ठीक है। तो अब देखें, अब इसमें किस तरह ये एब्स्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डिकम्पोजिशन, यानी कि आपकी होल प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अपनी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन कर लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, कि हमने जाना कहाँ है, लेवल को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, डिकम्पोज कर लिया। फिर एब्स्ट्रैक्शन आएगी कि अननेसेसरी डिटेल जो है आपने इग्नोर करनी है और नेसेसरी डिटेल्स पर फोकस करना है। अब यहाँ पर बच्चों नेसेसरी डिटेल क्या है आपकी, कि एनिमी कहाँ कहाँ पर है, नेसेसरी है ना, एनिमी से नहीं बचोगे तो गेम ओवर, तो एनिमीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, एक बात आ जाएगी, ठीक है। और आपने जाना कहाँ है, यानी कि आपकी लोकेशन ऑफ एग्जिट कहाँ है, ये काम की बात आ जाएगी, ठीक है। और जो अननेसेसरी डिटेल है वो वेदर होगा, इसमें वेदर कैसे है भाई, हमें क्या, ठीक है, वेदर जैसे भी है, हम तो अपने कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न रिकॉग्निशन में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो चीज़ एक के लिए है वही सिमिलर दूसरी के लिए भी है,
तो वो होती है पैटर्न। तो जिस तरह का नुकसान आपको ये वाला एनिमी देगा वैसे ही ये वाला भी देगा। तो जैसे आपने इससे बचना है वैसे ही आपने इससे बचना है, वैसे ही आपने इससे बचना है, वैसे ही आपने इससे भी बचना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी पैटर्न रिकॉग्निशन कि 6 एनिमीज शुड बी हैंडल्ड लाइक अ सिंगल एनिमी। ठीक है, एल्गोरिदम डिज़ाइन, एल्गोरिदम डिज़ाइन में क्या आ जाएगा, आपके फाइनल स्टेप्स आ जाएंगे कि आपने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, आपका प्लान क्या होगा। आप कहोगे यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर मैं जंप करूँगा, फिर मैं यहाँ थोड़ा वेट करूँगा, फिर जब ये वाला उधर जाएगा फिर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, वट जो भी है। ठीक है, तो वो आपका आ जाता है एल्गोरिदम डिज़ाइन के अंदर कि स्टेप बाय स्टेप प्लान ऑफ एक्शन मूवमेंट ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो चलें एक स्पेसिफिक गेम के ऊपर आ रही है ना, ये भी ठीक है, इसको भी पढ़ना आपको पता होना चाहिए। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऊपर वाली हैं जो जनरल है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती हैं, ये सारी ये जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। देखिए पहले मैं आपको क्या कह रहा था, याद रखना है कि वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं बच्चों वो 4 हैं। कितनी हैं प्रॉपर्टीज़? 4 हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। ये वाली ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। प्रिंसिपल कितने हैं? 2 हैं। जब मैं बच्चों से टेस्ट में पूछता हूँ कि एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो वो प्रॉपर्टीज़ में से कोई सी 2 एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ और हैं और प्रिंसिपल्स और हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या हैं? वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक उसमें आपने लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है, ठीक है, और दूसरी उसमें होती है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रिंसिपल थिंकिंग का हिस्सा होती हैं। ये 2 प्रिंसिपल्स होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? जिसमें आप अपनी लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो आंसर करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में एंटर होते हो, आप देखते हो कि फ्लोर पर ग्लास टूटा हुआ है या वट एवर कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे, हाँ मेरे घर में कैट है, हो सकता है कैट ने जो है वो गिलास गिरा दिया हो और ये गिलास इसलिए यहाँ पर टूटा हुआ है और पानी पड़ा हुआ है। या फिर एग्जाम्पल एक अच्छी जो एग्जाम में दे सकते हो आप, वो ये है कि इस्लामाबाद इज़ अ सिटी। ये एक फैक्ट है कि इस्लामाबाद एक सिटी है। हर सिटी का मेयर होता है, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा। तो ये एक बड़ी एक एग्ज़ाम फ्रेंडली अच्छी एग्जांपल है, ये आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी सेम आप क्या करो, डेफिनेशन लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल। जी ये लिखी हुई है लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर भी ये जो कंप्यूटर गेम से रिलेटेड थी प्रॉपर्टीज़, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो मैंने बुक से ही एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। लॉजिकल थिंकिंग देख लें। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम यूजिंग रीज़न एंड एविडेंस टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। ठीक है, वही बात है। एंड इट रिक्वायर्स कलेक्टिंग रेलिवेंट फैक्ट्स देन चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन। कि आप रेलिवेंट फैक्ट को सामने रखते हो, ठीक है, और फिर जो है वो आप अपना सोल्यूशन चूज़ करते हो कि क्या हुआ होगा। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मैंने अभी दे दी, इस्लामाबाद एक सिटी है, हर सिटी का मेयर होता है, तो इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा। ये आप लोगों का एक कंप्लीट जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग जिसमें आप अपनी लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो और सारे फैक्ट्स को नज़र में रख के एविडेंस को देखते हुए आप बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकालते हो। तो ये होती है लॉजिकल थिंकिंग। ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है ये मैंने यहाँ पर लिखा है, यहीं से देख लेते हैं, फिर ये दरमियान वाले एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी कवर करेंगे। एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है? एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इन अ लॉजिकल एंड एफिशिएंट मैनर। बार बार वही बात रिपीट हो रही है, एल्गोरिथमिक या एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को लिखते हैं या मैनेज करते हैं, जो भी हमारा सारा प्लान होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग कहलाती है आइडेंटिफाई द स्टेप्स नीडेड फॉर अ सॉल्यूशन। नंबर 1 पे आ जाएगा कि हम इसमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो भी ठीक है, मतलब स्टेप्स बनाने तो हैं हमने, ये इसको थोड़ा थोड़ा आपके साथ मुझे पता है मिक्स होगा। ये जो पीछे हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, बट ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग अलग से पढ़े हैं हम, एल्गोरिथम नहीं पढ़े, एल्गोरिथमिक थिंकिंग पढ़े हैं। तो थिंकिंग है तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी।
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने सोचना है, वो बात ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सोचने में आपका ये भी आ जाएगा कि आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर कर सोचते हो या स्टेप्स बनाते हो, और फिर सॉल्विंग ईच पार्ट वन एट अ टाइम, जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं। इकट्ठा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए, ये जैसे यहाँ पर लिखा ना, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स एंड सॉल्विंग दोज पार्ट्स वन एट अ टाइम। चाहे तो ये कर लें अगर आपको ये अच्छी लग रही है डेफिनेशन, एल्गोरिथमिक थिंकिंग की बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं पॉइंट्स में, ठीक है बच्चों। तो अगर आप कोई चीज़ बुक से कर रहे हैं तो फिर उनको नोट्स के ऊपर लिख लें, ताकि रिवीजन के टाइम ऐसा ना हो आधी चीज़ें इधर हैं आधी चीज़ें उधर हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी के साथ आप चीज़ों को मैनेज करें, तो इसलिए एक जगह पर ही आप चीज़ों को लिखें। बीच में अब बाकी चीज़ें आ गई हैं जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एग्जांपल भी दें। अब लॉजिकल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो लॉजिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अलाउ करती है कि हम सिचुएशन को एनालाइज करें यूजिंग रीजंस एंड देन मेक सेंसिबल डिसीजन। पहले हम एनालाइज करें कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें, ठीक है। इट रिक्वायर्स गैदरिंग रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रीचिंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। आप एविडेंस कलेक्ट करते हो और फिर क्या करते हो, आप देखते हो फैक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे हमने इस्लामाबाद बारे में किया कि इस्लामाबाद एक सिटी है, हर सिटी का एक मेयर होता है, तो इस्लामाबाद का एक मेयर है, वो एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। तो ये एविडेंस हैं, ये फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो इनको नज़र में रखते हुए हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने लॉजिकल थिंकिंग करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। तो देखें, मैं कहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को याद भी करें और कॉन्सेप्ट भी लें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ले के एग्ज़ाम देने चले जाओ और आप बहुत अच्छा वो कर लोगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट ले लेते हो तो आप लोगों को लगता है कि हम लिख लेंगे इसको एग्ज़ाम में, बट जब आप एक्चुअली लिखने लगते हो तो आप लोगों के माइंड में कोई बात कहीं होती है, कोई कहीं होती है, आप लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट वे यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट लें, कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप चीज़ों को याद कर लें। सिर्फ याद करना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं होती, उसको कहते हैं रट्टा, ठीक है। कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है और आप चीज़ों को याद कर रहे हो, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप कॉन्सेप्ट लें, उसके बाद याद करें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को मसला ना हो। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग किस किस को बैठ के बनाएंगे। हाँ, आपने याद कर किया हुआ है, कॉन्सेप्ट है, फिर आप ऑटोमेटिकली जो है वो वर्डिंग्स आपके माइंड में आ जाएंगी, कुछ निकल भी गई तो आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हो, ठीक है। तो तब जो है वो अच्छे मार्क्स आते हैं। कम्बिनेशन जब आप रखते हो कि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी और दूसरी आपकी मेमोराइजिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो आप अच्छा पेपर कर सकते हो। नेक्स्ट है, कैन अ कंप्यूटर थिंक लॉजिकली, ब्रीफली एक्सप्लेन। क्या एक कंप्यूटर जो है वो लॉजिकली थिंकिंग कर सकता है। तो इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि क्या कंप्यूटर जो है वो खुद से डिसीजन ले सकता है, ऐसे देखा था ना। तो हमने उसमें देखा था कि नहीं, खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकता, बल्कि वो उन चीज़ों पर काम करता है, उस वे में काम करता है जिस तरह हमने उसको सिखाया होता है, हमने उसको प्रोग्राम किया होता है, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो इसका आंसर भी कुछ ऐसा ही है कि कंप्यूटर यूज़ लॉजिक इन देयर कंप्यूटेशन। जो भी वो काम कर रहा होता है, कर रहा होता है, चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा होता है, उसमें वो लॉजिक का इस्तेमाल तो करता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर खुद जो है वो लॉजिकली थिंक कर सकता है। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म लॉजिकल थिंकिंग ऑन देयर ऑन। खुद से वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो भी तब जब उनको हमने प्रोग्राम किया होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तभी वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लिए काम करते हैं। फिर से कह रहा हूँ कि ये कंप्यूटर की बात हो रही है। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक थोड़ी सी सेपरेट फील्ड है, क्योंकि आप लोग फ़ौरन कनेक्ट करते हो कि हम तो ChatGPT से डिसीजन लेते हैं, वो तो हमें डिसीजन लेके दे देता है, लॉजिक्स पूछते हैं वो तो दे देता है। तो उसको उस लिहाज से प्रोग्राम किया गया है
उसको मशीन लर्निंग करवाई गई है, वो एक सेपरेट फील्ड हो जाती है। ठीक है, हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करें जो आपके घर में मौजूद है। ठीक है, आप क्लिक करते हो तो उसको बताया गया है कि जब क्लिक होगा तो आपने ये करना है, उसको बताया गया है कि जब H प्रेस होगा तो आपने स्क्रीन पर यहाँ पर H लिख देना है। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम किया हुआ, या हम कोई भी और काम करवाते हैं तो वो हमने किया हुआ। ठीक है बच्चों, ये वो वाली बात हो रही है। तो ये भी हमने कर लिया। एल्गोरिथमिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2-3 क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एग्जांपल भी देनी है आपने, तो इम्पॉर्टेंस क्या है एल्गोरिथमिक थिंकिंग की, तो आप कह दें एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हमारी हेल्प करता है कि हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, लॉजिकल वे में सॉल्व करें और एक एफिशिएंट तरीके से हम प्रॉब्लम का सल्यूशन करें। ठीक है, कि हमारा टाइम भी बचे और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सोचना भी ना पड़े। जब चीज़ें स्टेप्स में आप कर लेते हैं तो वो आसान हो जाती हैं। और सेकेंडली ये भी आपने लाजमी कहना है कि इट मेक्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर एंड मोर एक्यूरेट। एग्जाम्पल क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो उसमें एक इनपुट स्टेप है, इनपुट है लेंथ विड्थ, दूसरा प्रोसेस का स्टेप है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाएगी, और तीसरा आउटपुट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये भी स्टेप्स ही हैं, हमने क्या पढ़ा है एल्गोरिथमिक थिंकिंग भी स्टेप्स ही होती हैं। तो आप इस तरह स्टेप लिख सकते हो, चाहो सामने लिख दो, एग्जाम में लिखोगे तो बेसिक नीचे नीचे लिख देना, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 जो है उसको उसके नीचे लिखना, पॉइंट नंबर 3 को ऐसे नीचे लिखना, मतलब कि प्रॉपर आप उस तरह लिख लेना। ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये है कि ज़्यादा वाइड एरिया यहाँ पर कवर हो रहा है। इसको मैं भी इंशाल्लाह अपडेट करूँगा, मुझे लगता है कि वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप इस तरह के एल्गोरिदम भी लिख सकते हो। ये एग्जांपल जो हमने ये दिए ना, आप ये इस तरह के भी एग्जांपल दे सकते हो। इसको पहले मैं वहाँ से पढ़ाता हूँ आपको, और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आप लोगों को। ओके, ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग में ना यही उन्होंने यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, एक IPO चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि 3 नंबर हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर, डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। ये तो बल्कि मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया है ना, पहले नोट्स में एक क्वेश्चन दिखाया जी। ठीक है, तो अच्छा अब आपने लिखना है एल्गोरिदम। हाँ, एल्गोरिदम लिखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। तो अब ज़रा फ्रेश होकर बैठ जाएँ आप लोग। ठीक है, इसको अच्छे से समझें। अगर आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है, आपके पास 3 नंबर हैं, उसमें आपने लार्जेस्ट फाइंड करना है, उसका आपको कहा जा रहा है एल्गोरिदम लिखें, यानी कि स्टेप्स लिखें। तो बच्चों आप क्या करो, कह दो कि लेट द 3 नंबर्स बी A, B एंड C। क्या कहो? लेट 3 नंबर्स बी A, B और C। कह दो कि हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो लेट सपोज A, B और C हैं। चाहो तो यहाँ पर वैल्यू भी दे दो, यहाँ पर दी हुई है उन्होंने, बट आगे वैल्यूज़ यूज़ नहीं किया, आगे जनरली रखें। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा जनरली कर लें, लेट द 3 नंबर्स बी A, B एंड C। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाएगा चेक इफ़ A इज़ द लार्जेस्ट। चेक करेंगे हम कि क्या A जो है वो लार्जेस्ट है। अब कैसे पता चलेगा? आपके पास बच्चों 3 नंबर है ना, A, B एंड C। चेक करना है आपने कि क्या A जो है वो लार्जेस्ट है। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि आप A को पिक करोगे, इन दोनों के साथ कंपेयर कराओगे, क्या जो A है वो B से बड़ा है और क्या A जो है वो C से भी बड़ा है। अगर A जो है वो इन दोनों से बड़ा है तो डेफिनेटली वो जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 3 ही नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेक हो रहा है, चेक इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, देन से दैट A इज द लार्जेस्ट। सिंपल, A को पिक किया, B के साथ भी कंपेयर करा दिया, C के साथ भी कंपेयर करा दिया, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, देन A इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि इफ A इज द लार्जेस्ट तो स्टॉप कर दो प्रोसेस, लार्जेस्ट नंबर मिल गया। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही, तो फिर आप अगले स्टेप की तरफ जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कोई नई चीज़ होती है आप लोग परेशान होते हो कि मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको उन नोट्स पर ले जाता हूँ, वहाँ थोड़ी और चीज़ें सिंपल हुई हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी समझ में आ जाएगी। अच्छा, A हो गया सारा काम। अब B को पिक कर लें कि चेक इफ़ B इज़ द लार्जेस्ट। B को चेक कैसे करेंगे? अब आपने B को चेक करना है बच्चों, तो
ये पेपर में ऐसे सर्कल और ये चीज़ें नहीं करी, मैं आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी को चेक करना है, बी कैसे चेक होगा, बी को हम चेक करेंगे क्या बी जो है वो ए से बड़ा है और क्या बी जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली बी जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बस बी को पिक किया हमने, बाकी जो 2 नंबर है उनके साथ कंपेयर कराया कि क्या बी जो है वो उन दोनों से बड़ा है। इफ़ यस देन ओके, बी इज़ द लार्जेस्ट। तो चेक इफ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन बी इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है बच्चों। इफ बी इज द लार्जेस्ट देन स्टॉप द प्रोसेस। अगर बी जो है वो लार्जेस्ट है तो क्या करो, प्रोसेस स्टॉप कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो बड़े मजे की बात है अभी, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट कह दो सी इज द लार्जेस्ट। क्यों, सी को तो हमने चेक ही नहीं किया जैसे हमने ये ए को और बी को चेक किया है। चेक इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि हमारे पास 3 नंबर थे, हमने 2 को चेक कर लिया तो जाहिर सी बात है अब उन 3 में से कोई एक तो बड़ा होगा ना। अनइक्वल नंबर हमने कहा कि वो बराबर नहीं है तो कोई एक तो बड़ा होगा। तो ए भी बड़ा नहीं है, हमने चेक कर लिया। अगर बी भी बड़ा नहीं है तो फिर डेफिनेटली सी जो है बड़ा होगा, हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया, उसको कंपेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमने क्या दिया है कि यहाँ पर सी इज़ द लार्जेस्ट, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इसको अच्छे से समझें, कोशिश करें समझने की, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। यही एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने 4 स्टेप्स में लिख दी है। अगर ये लॉन्ग में आता है ना बच्चों, लॉन्ग में आता है, ठीक है, तो ये कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है। बट कुछ चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, उनकी जो है वो यही कोशिश होती है कि अगर 6 पॉइंट्स हैं और 6 नंबर भी हैं तब पूरे नंबर मिल जाएं। 6 पॉइंट्स बना दो इनको ताकि वो लोग जो हैं आपके मार्क्स काट ना सकें। स्टेप 1 में आ गया कि लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट पे फिर वही बात कि चेक करेंगे तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c देन कह दो a इज़ द लार्जेस्ट और स्टॉप कर दो प्रोसेस को। एल्स अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ b इज़ ग्रेटर देन a, b को चेक करो क्या वो a से बड़ा है और b को चेक करो क्या वो c से भी बड़ा है। अगर ऐसा है देन b इज़ द लार्जेस्ट, स्टॉप कर दो और एल्स कह दो c इज़ द लार्जेस्ट। तो ये उसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो बस अगर आप स्टेप्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 से पहले चेक लिख दो कि चेक इफ़ a इज़ द लार्जेस्ट और नीचे ये कह दो कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c तो इज़ द लार्जेस्ट। और इस तरह अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करूँ ताकि जो है वो आप लोगों का टाइम बचे और अच्छी लर्निंग आप लोगों की हो जाए। बट आई एम ट्राइंग, ओके। अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझे बताओगे, मैं इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। कमेंट कर लेना वीडियो के नीचे ही, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पर देखें 3 नंबर का कहा गया है ना, हो सकता है आप लोग कहा जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 अनइक्वल नंबर्स। फिर क्या होगा, फिर जो है स्टेप्स ऐसे हो जाएंगे कि चेक इफ़ 2 ही नंबर है ए बी, ठीक है, तो चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अगर तो यस ऐसा है देन ए इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। एल्स में फिर आ जाएगा बी इज़ द लार्जेस्ट। बी को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 नंबर है ना ए और बी, ए को ही चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है देन कह दो ए इज द लार्जेस्ट, एल्स नेक्स्ट स्टेप में कह दो कि बी इज द लार्जेस्ट, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेथड्स टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। बच्चों अब आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, स्टेप्स भी कर लिए हैं, व्हाटएवर जो भी है सारा कर लिया, अब आप उसको लेकर आना चाह रहे हो पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाना चाह रहे हो। क्योंकि आप देखें ना, कोई आप डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में देखते हो तो जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। और अगर आप लिखी हुई थ्योरी पढ़ते हो तो वो थोड़ा मुश्किल से समझ आता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर कंसेप्ट मैप होंगे, उसकी एग्जांपल देता हूँ। आपकी बुक में अगर आप न्यू एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एक वो वाटर साइकिल बना होगा, बट अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे देखें यहाँ पर लिखा है सोर्सेज, तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैकेनिकल मोशन है, केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो अगर यही बातें सारी पैराग्राफ्स में लिखी हो तो मुश्किल होगी पढ़ने में, बट यहाँ पर देखते ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये परेशान ना हो, ये सारा आप लोगों ने करना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो इस तरह हम जो भी हमने सोल्यूशन डिज़ाइन किया होता है उसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में ले जाते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो,
आसानी हो अपनी प्रॉब्लम को समझने में या सोल्यूशन को करने में। तो बच्चों, देयर आर टू मेथड्स that are commonly used to design a solution. Number 1 is flow charts, number 2 is concept map. अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है कि हमने क्या क्या काम करना है, ठीक है, किस वे में हमने काम करना है। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? फ्लो चार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये बड़ी कलरफुल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये फ्लो चार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है, किस प्रॉब्लम का है? प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करनी है 4 नंबर्स की, इस प्रॉब्लम का ये फ्लो चार्ट है। तो इस पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं चीज़ों पर। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। वही बातें मैंने जो हैं वो यहाँ पर पॉइंट्स में आपके लिए लिखी हुई हैं आसान करके नोट्स में, तो यहाँ से प्रिपेयर कर लें। और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, देखें जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मींस ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। डिफाइन फ्लो चार्ट, अभी मैंने आपको बताई कि फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज, ठीक है, आगे उसकी इंपॉर्टेंस भी कहा हुआ है ना। तो इट विजुअली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस, कि जो भी हमने स्टेप्स करने हैं या उनको पिक्चर्स की फॉर्म में विजुअली जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये लॉजिक को समझना आसान कर देता है, लॉजिक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। वही बात है कि अगर पैराग्राफ्स में चीज़ें लिखी हों या कॉम्प्लेक्स कोड वगैरह लिखे हों, वो आम बंदे को फ़ौरन देखने से नहीं पता चलता, ठीक है। इवन के जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनको भी फ़ौरन से नहीं पता चलता। बट जो हमारे पास फ्लो चार्ट होते हैं इस तरह के, वो चीज़ों को आसान करके दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या हमारे पास इनपुट होगी, कैसे हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, और क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये भी थोड़ा थोड़ा IPO चार्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जो हमारा अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स और इम्प्रूवमेंट्स बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर पूरा कोड लिख लें और उसके बाद एरर्स हों उसके अंदर, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपने कोड को दोबारा करेक्ट करना है, हो सकता है अगर आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने क्लाइंट को भी आगे भेज दिए और वो जब यूज़ कर रहा है तो पता चला जी उसके पास तो बड़े मसले आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लॉजिक्स ठीक नहीं है, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले आप फ्लो चार्ट बना लेते हो। अगर उसमें कोई एरर्स वगैरह आ रहे हो तो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये जो मेरी लॉजिक है ये करेक्ट नहीं है, इसको मैंने इम्प्रूव करना है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर्स, वही वाली बात आ गई है फिर से, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आप लिख दें, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग प्रोग्राम्स, गिव 3 रीजंस। तो इसका भी यही आंसर है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर 7 आप लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन प्रोग्रामर्स के अकॉर्डिंग किया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर आंसर में भी लगा दें कि दे हेल्प प्रोग्रामर्स टू ईजिली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, दे हेल्प प्रोग्रामर्स टू फाइंड एंड रिमूव लॉजिकल एरर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, वही वाली बातें सारी, ठीक है। दे हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम ईजिली इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि एनी कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, देखें हमारे पास ना प्रोग्रामिंग करने की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट होती है, पाइथन होती है, ठीक है, PHP होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो लॉजिक है वो तो सब में सेम ही है। फॉर एग्जांपल आप आगे चैप्टर नंबर 3 में जाके देखोगे कि आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने, ठीक है। तो लॉजिक जो है वो सेम ही रहती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस ये है कि थोड़े सिंटैक्स बदल जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फ्लो चार्ट बना लिया है, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज है उस पर इम्प्लीमेंट कर दें, कोई इशू नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, चाहें तो बुक से भी पढ़ लें, यही बातें वहाँ पर भी लिखी हैं, ठीक है। इट बिकम वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। वही सारी बातें जो मैंने वहाँ पॉइंट्स में लिखी हैं, पॉइंट्स में याद करना आसान होती है, तो वहीं से कर लें, मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है बच्चों। स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि हम किस तरह फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को,
ये होता है हमारे पास स्टार्ट का सिंबल। मैं यहाँ से ये भी साथ साथ ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ओवल शेप होती है, चाहें तो आप इसको प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में भी बना दें, या चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे 2 लाइन लगाई और फिर क्या कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। तो चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपने जो है ये रेक्टेंगल की तरह ये नहीं बनाना स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको राउंड ही रखना है, तो क्योंकि रेक्टेंगल जो है उसका मतलब और होता है, वो आगे चल के बताता हूँ। तो ये होता है स्टार्ट, ठीक है। यही सिंबल बच्चों फ्लो चार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तब भी आता है, और जब हम फ्लो चार्ट एंड करते हैं तब भी यही सिंबल आता है, ओके। उसके बाद होती है बच्चों इनपुट टू द फ्लो चार्ट। जैसे आईपीओ चार्ट हमने बनाया था, उसमें देखा था कि इनपुट क्या होगी। जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स अगर लेने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो वो जो इनपुट है वो यहाँ पर पैरेललोग्राम में लिखी जाती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी सी जो इसकी साइड्स हैं वो टेढ़ी होनी चाहिए। जैसे कि आपने ऐसे करना है कि ऐसे ऐसे और फिर इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो प्रॉपर बनाना है। ये जो यहाँ पर मेरे से बाहर निकल गई हैं लाइन्स, ये आपकी नहीं निकलनी चाहिए जब पेपर पेन पे बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर इसको आपने बनाना है बिल्कुल इस तरह का, तो अच्छा लगता है देखने से, ठीक है। तो जो भी इनपुट होती है वो इस पैरेललोग्राम के सिंबल के अंदर आती है, ओके। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है, वो बच्चों हमारे पास कहाँ आती है, वो रेक्टेंगल की शेप के अंदर आती है, ठीक है। वो हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल की शेप में आती है। क्या चीज़, जो भी हमने प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक डिसीजन का सिंबल होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। डिसीजन का सिंबल जो है वो काइट की शेप जैसे होती है ना, उस तरह की ये वाली, ठीक है। इसके अंदर डिसीजन लेनी होती है। जैसे अगर हमने लिखना है इफ़, जैसे हमने वो किया था ना, एल्गोरिथम किया था लार्जेस्ट फाइंड करने वाला 3 अनइक्वल नंबर से, तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये डिसीजन लेने वाले हैं ना कि इफ़ अगर ऐसा है तो वो सारी चीज़ें फिर हम इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। परेशान नहीं हो कि पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं। अभी जब मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, शॉर्ट में भी आया हुआ है और लॉन्ग में भी आया हुआ है पास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट और कंसेप्ट मैप वाला सेक्शन जो है ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है बच्चों आउटपुट। तो आउटपुट और इनपुट का जो सिंबल है वो सेम है। इनपुट जो है वो भी हमने पैरेललोग्राम के अंदर ली थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और जो आउटपुट है वो भी हमने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के सिंबल के अंदर ही लिखनी होती है, ओके बच्चों। और इसी तरह एंड करने का जो सिंबल है वो भी वही है जो स्टार्ट करने का, ठीक है। एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास ये जो ओवल शेप का सिंबल है ये फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ये पैरेललोग्राम यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट देने के लिए। इनपुट भी इसी में आती है और आउटपुट देनी है तो वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल किस लिए यूज़ होती है, अगर हमने कोई भी प्रोसेस डिस्प्ले कराना है कि प्रोसेस में ये होगा, तो वो जैसे भी फार्मूलाज वगैरह होते हैं तो वो चीज़ें हम फिर रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर डिसीजंस लेनी है जैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरह की चीज़ें हमने लिखनी होती हैं तो वो हम इस काइट की जो शेप है इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ये फिर से वही बात है कि इनपुट आउटपुट वाला सिंबल है और यहाँ पर एंड होता है। एंड भी जो है वो इसी ओवल शेप के अंदर ही होता है, या चाहे तो सर्कल भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा सारा ही कवर हो गया। ये एरिया कुछ बेस इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, ये जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट थे ये भी हमारे कवर हो गए और साथ ही साथ हमारी ये सारी शेप्स भी कवर हो गई। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी शेप का क्या काम होता है। चलें, अब हमारे पास पहले नंबर पे आ गया फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर या 4 नंबर्स वट एवर। इसको नोट से कराता हूँ, थोड़े कलर्स में मैंने डिस्प्ले किया हुआ है तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वही सारी बातें आ गई हैं
कि राइट डाउन द स्टेप्स दैट मस्ट बी कंसीडर बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, जो मैंने अभी आपको बताए और साथ ही शेप्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया, या मैंने पहले बता दिया शायद। कैन अ कंप्यूटर थिंक लॉजिकली, क्या कंप्यूटर जो है वो लॉजिकली थिंकिंग कर सकता है? तो कंप्यूटर यूज़ लॉजिक इन देयर कंप्यूटेशन बट इट डज़ नॉट मीन दैट दे थिंक लॉजिकली। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ओके। तो वो सिर्फ जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो प्रोग्रामर जो हैं उसने दी होती हैं, जो यूज़र है उसने दी होती हैं, ओके। अच्छा जी, अच्छा ये भी चलें यहाँ पर साथ साथ कवर कर लेते हैं। ब्रीफली एलिब्रेट पर्पस ऑफ 4 बेसिक फ्लो चार्ट विद देयर सिंबल्स। 4 जो हैं सिंबल हमने ले लिए हैं, उनको हमने यहाँ पर उसका पर्पस लिख दिया। ओवल शेप शो स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस को शो करते हैं। रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को या कैलकुलेशन को शो करता है। और ये जो डायमंड सिंबल है ये डिसीजंस मेकिंग, जो जहाँ पर हम कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसको हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब अपनी इस चीज़ पर आ जाते हैं जहाँ पर हम आ रहे थे। तो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। अब 4 नंबर्स का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करनी है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। एक्चुअली हमने फाइंड नहीं करना, हमने इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना है कि किस सीक्वेंस में ये चलेगा। तो देखिए हर काम स्टार्ट होता है, फ्लो चार्ट भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट का सिंबल आ गया, ओवल शेप आ गई, या सर्कल बनाना चाहते हैं सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद देखें प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स फाइंड करनी है ना, तो वो 4 नंबर्स गिवन होनी चाहिए ना। तो हमने कह दिया कि वो क्या है, A B C D हैं। इनपुट दे रहे हैं हम, वो 4 नंबर्स गिवन है, मतलब ये इनपुट है। इनपुट और आउटपुट का क्या सिंबल है, ये जो येलो कलर से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमने लिख लिया इनपुट A B C D। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है बाय द वे, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है, यानी कि फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस का सिंबल क्या होता है, प्रोसेस का सिंबल मैंने अभी बताया कि वो रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू। अब मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, स्टेरिक। तो A स्टेरिक B स्टेरिक C स्टेरिक D, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद है एवरेज। एवरेज का फार्मूला पहले भी बताया था, सबका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट लगानी होती है, और फिर इस सारे को डिवाइड बाय 4, ओके बच्चों। तो अगर 5 नंबर्स के लिए आपको कह दिया जाए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनपुट A B C D और साथ E ऐड हो जाएगा 5 नंबर्स के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी A B C D, यहाँ पर भी स्टेरिक E साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर्स हो गए हैं। अब 5 नंबर्स हो गए हैं तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E हो जाएगा यहाँ पर भी, और ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर्स है ना, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब अच्छा प्रोसेस भी हमारा हो गया, प्रोडक्ट एवरेज निकल आई। अब क्या होता है, अब रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। रिजल्ट डिस्प्ले क्या होता है, आउटपुट होता है ना, मीन्स आउटपुट होती है वो। तो वो आउटपुट के सिंबल के अंदर, यानी कि फिर से पैरेललोग्राम के अंदर आएगा। तो इनपुट और आउटपुट का सिंबल जो है वो पैरेललोग्राम है। इनपुट भी हमने इसमें दी थी और आउटपुट भी हमने इसी में दिए। आउटपुट में लिख देना प्रोडक्ट कॉमा एवरेज, जो यहाँ पर फाइंड हुई है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ पर स्टॉप भी करना है, और इसी तरह आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया, मीन्स आपके जो 5 to 6 मार्क्स हैं वो आपके पूरे आ गए। तो कितना आसान है, ठीक है। मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ। हमारे पास 4 नंबर्स थे, ठीक है। हमने उनका प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना था। स्टार्ट होगा फ्लो चार्ट, वो जो 4 नंबर्स हैं वो इनपुट के सिंबल के अंदर हमने लिख देनी है। तो हमारे पास नहीं होते, डेफिनेटली नहीं होते वो नंबर्स, तो हम लेट करते हैं A B C D जो हैं वो नंबर्स हैं, ठीक है। इनपुट हो गई। उसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस मींस प्रोडक्ट फाइंड करना और एवरेज फाइंड करनी है, उनका फार्मूला जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद कैलकुलेशंस हो गई, मींस अब आउटपुट देने का टाइम है, रिजल्ट देने का टाइम है। फिर से हमारे पास वो इनपुट आउटपुट वाला सिंबल लगेगा, पैरेललोग्राम। उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट कॉमा एवरेज, जो यहाँ पर फाइंड हुआ है प्रोडक्ट और एवरेज वो इसके अंदर आ गया ना, मीन्स, ठीक है। और फिर हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो गया, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ठीक है। अगर वो यहाँ पर हमें कहते हैं कि आप सम प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करें, क्या करें, सम भी फाइंड करें, प्रोडक्ट भी फाइंड करें और एवरेज भी फाइंड करें 3 नंबर्स का, या हाँ 3 नंबर्स का यहाँ पर वो है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा, इनपुट में वही A B C 3 नंबर्स आ गए,
ठीक है, इनपुट के सिंबल के अंदर। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रोसेस का सिंबल लगाएंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, सबकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ओके, सम क्या होता है, सबकी आपस में एडिशन होती है, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज का तो अभी हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 4। ओके, माइंड मिस्टेक बच्चों, 3 नंबर्स की बात हो रही है तो ये डिवाइड बाय 4 नहीं डिवाइड बाय 3 होगा। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं इसको अपडेट कर लूँगा। ओके चलिए, ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। अच्छा, तो जितने नंबर्स होते हैं ना वही डिवीजन में वही नंबर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तीनों चीज़ें हो गई, अब यहाँ पर उनको डिस्प्ले करना है। तो प्रोडक्ट कॉमा सम कॉमा एवरेज। ओके चलें, और फिर ये जो फ्लो चार्ट है ये भी स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वही है जो हमने एल्गोरिदम भी किया था ना इसका, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। तो 2 वाला है तो पहले 2 वाला कर लेते हैं ताकि आसानी हो, फिर 3 वाला करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये 2 वाला है। ओके, तो अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ गया था ना वो वाला, तो ये फ्लो चार्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट होगा बच्चों हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद 2 अनइक्वल नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स गिवन होंगे, तो हमने फिर से वो इनपुट वाली जो पैरेललोग्राम है शेप वो लगाई, उसके अंदर हमने लिख दिया इनपुट a कोमा b। ठीक है, ये a b जो हैं वो 2 नंबर्स हैं। फिर हमने क्या करना है, उनको कंपेयर कराना है। कंपेयर कराना है मीन डिसीजन लेनी है। डिसीजन का सिंबल क्या था, वो डायमंड सिंबल था, काइट वाला। ठीक है, उसके अंदर हम लिखते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, कि अगर जो a है वो ग्रेटर देन b है, यस है, ये मीन्स ये अगर ट्रू है, ये टेस्ट पास हो रहा है, यस, तो कह दो कि a इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, किस में कह दो, पैराग्राम के अंदर कह दो, क्योंकि आउटपुट आ रही है ना। तो ये टेस्ट हुआ कि क्या a जो है वो b से बड़ा है। 2 ही नंबर है, जाहिर है a b से बड़ा है तो मीन्स a सबसे बड़ा है ना, 2 ही हैं, तो a इज़ लार्जेस्ट, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीचे की तरफ आएंगे, लिखेंगे नो, और फिर हम कहेंगे b इज़ द लार्जेस्ट। जाहिर सी बात है a चेक हो गया है, a इज़ ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू नहीं है, a जो है वो b से बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर b बड़ा होगा a से। दोनों नंबर बराबर तो नहीं है ना, अनइक्वल नंबर है, उसने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में। और फिर ये प्रोग्राम यहाँ से स्टॉप होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है इसके अंदर बस। तो ये जो यहाँ पर लाइंस हैं, ये 7 एरोज़ हैं, प्रॉपरली आपने इनको लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक शेप यहाँ पर बनाई, ये स्टार्ट वाली शेप बनाई, उसके बाद इतनी सी लाइन लगाई, नीचे इतनी दूर कोई और शेप लगा दी, तो इस तरह देखने में अच्छा नहीं लगता। तो प्रॉपर आपने इसको ऐसे करके मैच करना है और यहाँ पे एरो लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, और कोशिश करें जो शेप्स हैं वो अगर स्केल से बना सकते हैं तो स्केल से बनाएं ताकि प्रॉपर बने, अच्छी लगे देखने में भी। ठीक है, 2 वाला कर लिया, अब हम चलते हैं 3 वाले की तरफ। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अब नंबर्स 3 आ गए हैं बच्चों। स्टार्ट होगा फ्लो चार्ट जैसे हमेशा होता रहा है। इनपुट हम देंगे a b c 3 नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास a b c 3 नंबर ही आ गए। अब फिर वो कंडीशंस चेक होंगी। ठीक है, डायमंड का सिंबल लगेगा ये वाला, और इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। ठीक है, अगर जो a है वो b से भी बड़ा है और a जो है वो c से भी बड़ा है, मीन्स a b c हमारे पास 3 नंबर है ना। ठीक है, तो ये a चेक हो रहा है कि क्या जो a है वो बाकी b और c दोनों से बड़ा है। अगर तो ऐसा है, यस है, तो कह दो a इज़ लार्जेस्ट और यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ा नंबर मिल गया ना। बट अगर ऐसा नहीं है, ये नो आ रहा है, तो फिर बाकी चेक करो, b को पकड़ लो। ठीक है, फिर क्या कर लो, b को पकड़ लो, b को पकड़ लो और चेक करो कि जो b है वो क्या a और c दोनों से, बाकी दोनों से बड़ा है। ठीक है, ये चेक हो रहा है कि b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c। अगर ऐसा है, यस है, तो कह दो b इज़ लार्जेस्ट, b इज़ लार्जेस्ट, और यहाँ से फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर दो।
और अगर ये भी फेल हो रहा है, ये भी नो की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं हो रही ये वाली कंडीशन, तो नो नीचे की तरफ आएगा और कह देगा सी लार्जेस्ट। जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना 3 नंबर हैं, 2 हमने चेक कर लिए हैं, तो जाहिर बात है अगर उन 2 में से कोई बड़ा नहीं है तो फिर तीसरा जो है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो वो है ना कि एग्जांपल ले लें कोई और, अगर ये वाली ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाली समझ नहीं आ रही कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, ये 3 क्या हैं, स्टूडेंट हैं। अब आपको पता है कि इन तीनों में से एक के कंप्यूटर साइंस के अंदर फुल मार्क्स हैं, एक के कंप्यूटर साइंस के अंदर फुल मार्क्स हैं। आपने इससे पूछा कि आपके फुल हैं, उसने कहा नहीं। फिर इससे पूछा कि आपके फुल हैं, उसने कहा नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर तीसरे के फुल होंगे ना, क्योंकि पता है कि किसी एक के फुल तो हैं, ठीक है। तो 2 को चेक कर लिया तो वो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा जो है उसके फुल मार्क्स होंगे। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके देखें कि 2 नंबर्स को चेक कर लिया, उनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली जो तीसरा है वो फिर बड़ा होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सी इज़ द लार्जेस्ट। और जो शेप्स हैं उनका भी ख्याल रखें कि क्या चीज़ हमने किस शेप के अंदर लिखी है, और वो फिर यहाँ से होता है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें शेप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो इनपुट है वो इनपुट आउटपुट के सिंबल के अंदर ही आए, और बाकी जो हमारे पास कंडीशंस चेक हो रही हैं वो काइट के सिंबल के अंदर ही हैं, डायमंड के सिंबल के अंदर, और स्टार्ट स्टॉप की भी जो है वो प्रॉपर शेप सिंबल फॉलो हो रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, यहाँ पर एक SLO बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है कि अगर वो आपको कहें कि चेक करके बताएं कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है, इसके लिए फ्लो चार्ट बनाना आपने। गिवन नंबर ए ही होगा, ठीक है, गिवन नंबर क्या होगा, ए ही होगा। तो स्टार्ट हो गया, इनपुट के अंदर वो नंबर आ गया ए, ठीक है, इनपुट के सिंबल के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी समझने की बात है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये एक साइन होता है, नॉर्मली ये परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है, बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर जो परसेंटेज का साइन है वो रिमाइंडर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसको मॉड्यूलस भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, कि a को डिवाइड बाय 2 करो और देखो कि जो रिमाइंडर है क्या वो 0 आता है, ठीक है। ये हमने 3, 4, 5, 6 क्लासेस में वो किए ना क्वेश्चन डिवीजन वाले, रिमाइंडर चेक होता था। तो ये वही चीज़ है कि a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डिवाइड बाय 2 करके देखो जो रिमाइंडर है वो 0 आता है या नहीं। तो देखें जो इवन नंबर होता है ना, उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 4 है, इसको चेक करें तो 4 मॉड्यूलस 2 करें, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 है, 3 मॉड्यूलस 2 करें, यानी कि 3 को डिवाइड बाय 2 करें तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास, 0 नहीं आता, ठीक है। कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है आपके पास कि अगर आप ऑड से डिवाइड कर रहे हो। तो यही लॉजिक जो है वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कि इफ़ a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर जो नंबर a है जो गिवन है उसको हम डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अगर तो आता है यस, तो कह दो कि नंबर जो है वो इवन है, उसके अंदर लिख दो इवन, ठीक है, और यहाँ से स्टॉप कर दो। अगर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, मीन्स वो नंबर क्या है, फिर वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड डिस्प्ले कर दो और यहाँ से स्टॉप कर दो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट थोड़ी सी बच्चों नई चीज़ होगी, लेकिन प्रैक्टिस करें, समझ आ जाए तो यकीन करें इससे फ्लो चार्ट से आसान चीज़ इस चैप्टर में कोई नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, पेपर पेन लें, बैठ जाएं और मेरी वीडियो बेशक वापस पीछे करके देख लें दोबारा से, ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद और क्या है बच्चों, फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी तरह से स्टार्ट होगा, मैंने बताया रेक्टेंगल है तो मीन्स उसकी कोई ना कोई लेंथ और विड्थ तो होगी ना। तो आप यहाँ पर बेशक सिर्फ लेंथ कोमा विड्थ लिखते हैं, या चाहें तो साथ इनपुट लेंथ कोमा विड्थ भी लिखते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में लिखा है, दोनों तरह से ठीक है। बस पता है कि इनपुट के सिंबल के अंदर लेंथ और विड्थ लिख रहे हैं तो मीन्स कि जो लेंथ और विड्थ है वो हमारी इनपुट है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये एरो प्रोसेस में क्या आता है, फार्मूला आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल ही यूज़ किया हुआ है, आपकी बुक में देख लेते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले हैं वो कहाँ हैं, ओके,
जी, इन्होंने भी बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 लिखा है, बट मैं कहूँगा कि इसको भी आप स्टेरिक कर दें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। इसको मैं भी अपडेट कर दूंगा बुक में, वहाँ पर मल्टीप्लाई देख के मैंने शायद कि ऐसे ही कर दिया होगा, बट आप इसको वो स्टेरिक की तरह वाला डाल दें, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि स्टेरिक विड्थ। तो ये एज इट इज़ फार्मूला था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिए, बट ये है कि आप लोग स्टेरिक ही कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है। मार्क्स मेरा नहीं ख्याल इसमें कटेंगे क्योंकि ये प्रॉपर फार्मूला है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ एहतियातन आप लोग वो कर दें। टीचर पे डिपेंड करता है, कुछ पता नहीं चलता, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो वैसे ही मार्क्स ना डिटेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आउटपुट के ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वही तो हमने कैलकुलेट किया ना, एरिया ही कैलकुलेट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ आ जाएगा और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा, फ्लो चार्ट जो है स्टॉप हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये रेक्टेंगल के लिए है, सिमिलर हमारे पास ट्रायंगल के लिए भी है। स्टार्ट किया, अब ट्रायंगल होती है हमारे पास कोई भी, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये बेस होती है और ये क्या होती है, ये यहाँ पर हाइट होती है, ठीक है। तो इनपुट में आ जाएगा बेस कोमा हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, जो यहाँ पर लिखी थी ये वाली, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट पर एक ब्रैकेट आनी है और फिर डिवाइड बाय 2 आना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया और फिर आउटपुट में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, और ये भी स्टॉप हो जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ये जितने भी आपके पास फ्लो चार्ट बने हुए थे ये सारे मैंने आप लोगों को समझा दिए, और ये थोड़ा सा फॉर्मेट की चीज़ें हैं, ये नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं है, लिखते हैं तो भी ठीक है, और आप लोगों पे है ये टोटली, ठीक है, कि इनपुट के सिंबल के अंदर भी इनपुट लिखना है, साथ ABCD लिखनी है, या आउटपुट के सिंबल के अंदर आउटपुट भी साथ लिखना है, या सिर्फ ये लिखना है, आप लोगों पे टोटली डिपेंड करता है, दोनों तरह से ठीक ही है ये, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जो है ये लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स फाइंड करने वाला भी फ्लो चार्ट है, ये भी हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, और कुछ जो है सेलो बेस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर फ्लो चार्ट डिज़ाइनिंग। अब ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, मैंने भी जो बनाए थे कैसे बनाए थे, ठीक है, मैंने कोई पेपर पेन पर तो नहीं बनाए ये, ठीक है, तो मैंने भी सॉफ्टवेयर में बनाए थे। 2 सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिक, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विजियो, ठीक है, VISIO विजियो, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, और बाकी भी प्लान्स वगैरह कोई भी आपने नेटवर्क डायग्राम्स बनानी है तो वो इंजीनियरिंग रिलेटेड काम जो है वो भी इस पर होते हैं बेसिक। और इसके बाद है हमारे पास एक लार्प सॉफ्टवेयर होता है, लार्प जो है वो भी फ्लो चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजियो के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है, और मैंने क्या लिखा है, नेम 2 सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग फ्लो चार्ट्स, ठीक है, MCQs में आ सकता है कि कौन कौन से 2 हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो और दूसरा है लार्प, ओके। अब लार्प जो है ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो लार्प जो है इट स्टैंड्स फॉर लॉजिक्स ऑफ एल्गोरिदम एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। ये जो है PS के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो हुए 2025 में सेंड अप APS के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्प स्टैंड फॉर क्या है, और इसी के बारे में ही आगे थोड़ा सा पूछा गया था, ठीक है। तो लार्प स्टैंड्स फॉर लॉजिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स, यानी कि मॉडल्स बन के आ जाते हैं जल्दी से। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसी नहीं है जैसे कि हमारे पास C++ है या जावा है या बाकी जो हैं वो थोड़ी लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर बहुत हमें जो है सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है और समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज भी होना चाहिए इन लैंग्वेजेस को, ठीक है। बट ये जो लार्प है ये है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, बट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक नॉन प्रोग्रामर, एक आम कॉमन बंदा जो है वो भी समझ जाता है इसके सिंटैक्स को, ठीक है। क्योंकि सेमी नेचुरल सिंटैक्स हैं, ज़रा बहुत प्योर किस्म के इसके जो हैं सिंटैक्स नहीं है प्रोग्रामिंग वाले, इजी होते हैं तो आम बंदा भी समझ जाता है। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि लार्प क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो लार्प तो चलें कवर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल जो है इसके जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लें कि किस तरह जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के अंदर फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो इतना वो नहीं है, बट यह है कि आप इसको देख लें एक दफ़ा ज़रूर कि स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, फिर हम कैटेगरी में जाते हैं, वहाँ से हम फ़्लो चार्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेसिक फ़्लो चार्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो हैं बहुत सारे सिंबल्स आ रहे होते हैं, शेप्स आ रही होती हैं, उसको हम ड्रैग कर करके माउस से और ले आते हैं उस सिंबल को जो भी हमें चाहिए होता है, और फिर हम लाइंस को कनेक्ट करते रहते हैं, न्यू शेप जो है वो इंसर्ट करते रहते हैं, और एंड पे हमारे पास पूरा फ़्लो चार्ट जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पर ही बनाए हैं, लार्प पर नहीं बनाए हुए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर कॉन्सेप्ट मैप्स। बुक में कहाँ है, यहाँ पर है। तो कॉन्सेप्ट मैप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसके अंदर कॉन्सेप्ट किस तरह रिप्रेजेंट हुए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। बस लास्ट टॉपिक ही है ये हमारा, ठीक है। व्हाट आर कॉन्सेप्ट मैप्स, नेम एनी 2 सॉफ्टवेयर्स फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट मैप्स। इससे पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, अब हम कॉन्सेप्ट मैप पढ़ें। तो अ कॉन्सेप्ट मैप इज़ अ ग्राफिकल टूल जो कि हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट्स को और रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन अ कॉन्सेप्ट मैप आर रिप्रेजेंटेड एज बॉक्सेस या सर्कल, जिनको हम लाइंस या एरोज से कनेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप जो है ग्राफिकल टूल होता है जो कॉन्सेप्ट्स को और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैप के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सर्कल्स की फॉर्म में या बॉक्सेस की फॉर्म में शो करते हैं, और आपस में उनको लाइंस या एरोज़ के साथ हमने कनेक्ट करवाया होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैप होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये बहुत बड़े वाला ही लें। जो इस बुक का लेटेस्ट वर्जन आया है ना, उसके अंदर उन्होंने इसको चेंज कर दिया है, उनको वो वाटर साइकिल वाला कुछ बना दिया, वो भी आसान है, वो भी आप बना के प्रैक्टिस कर लें, वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। वरना ये भी आप लिख सकते हैं। इसका छोटा सा पोर्शन ले लें, कोई है इसका पोर्शन ले लें, यहाँ लिख लें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और एरो के साथ मैकेनिकल मोशन है, केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। इतना सभी बना लें, इनफ है। एग्जांपल ही देनी है ना, छोटी सी एग्जांपल देनी, कोई मसला नहीं है। और यही बातें जो लाइन से कनेक्ट हुआ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो 2 सॉफ्टवेयर हैं कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए वो ये हैं, नंबर 1 इज़ सी मैप टूल्स एंड नंबर 2 इज़ माइंड मैनेजर। इनके नाम याद रखें, इनफ है। ओके बच्चों, हाउ आर कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड इन कॉन्सेप्ट मैप, ये भी पीछे मैंने बता ही दिए। तो कॉन्सेप्ट्स इन अ कॉन्सेप्ट मैप आर रिप्रेजेंटेड एज बॉक्सेस और सर्कल, जिनको हम लाइंस या एरोज से कनेक्ट करवाते हैं, और जो लाइंस हैं उनको हमने लेबल्ड किया होता है लिंकिंग वर्ड से या फ्रेजेस से, जो कि रिलेशनशिप शो करवा रही होती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये एरो है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इज़ फॉर्म ऑफ, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ड ही है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इज़ फॉर्म ऑफ ये एक लिंकिंग वर्ड है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, बहुत इजी है, इसको याद कर लें, इसको माइंड में रखें। ये भी पूछा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं तो जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सेंडअप्स होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जो हैं 2 क्वेश्चन 36 और 37
ये आप लोगों के बाद में आने वाले चैप्टर्स में से हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखे थे बिकॉज़ मैं कंफ्यूज हो गया था कि डिज़ाइन थिंकिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम थिंकिंग पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो मुझे लगा कि ये भी यहाँ पर हैं। बट मैंने बाद में देखा था आप लोगों के ये चैप्टर नंबर 7 में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम इसको ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे समरी आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट एनुअल का बोर्ड का एग्ज़ाम है। 2025 में ही ये एग्ज़ाम जो है वो हुआ था। ठीक है, तो इसके जो चैप्टर नंबर 2 में से इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों आप लोगों का पार्ट नंबर 8 है, हाउ आर कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड इन अ कॉन्सेप्ट मैप। अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है कि हाउ आर कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड इन अ कॉन्सेप्ट मैप। नोट्स में ही देख लेते हैं, ये देखें, हाउ आर कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड इन कॉन्सेप्ट मैप, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है ये भी आप लोगों का आया हुआ है। यही है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, कि भी मैंने सारे समझाए हुए हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ये भी देखें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट जो है वो भी कहाँ पर मौजूद है बच्चों, अभी वो भी हमने देखा था ना क्वेश्चन, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। ओके, ये वाला, ठीक है। डिफाइन फ्लो चार्ट ये नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया कि राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इम्पोर्टेंस है, आप 4 पॉइंट्स लिखें और इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों के मार्क्स नहीं काट सकता इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिख देते, पहले आपने थोड़ी सी ना थ्योरी लिखनी होती है। अच्छा लगता है कि फ्लो चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज, आगे फिर आप पॉइंट्स लिखते हैं। इस तरह से आप आंसर किया करें क्वेश्चंस का। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। और जो राइट साइड है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट में आ गए। और इसके अलावा लॉन्ग में कहाँ से, ओके, लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखें, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो फ्लो चार्ट ये वाला 4 नंबर्स वाला है जो मैंने आपको समझाया है, ये लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, इसको प्रॉपर शेप्स को बनाएं, अच्छे से बनाएं, प्रॉपर लाइंस लगाएं और फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट पेपर में एक दफ़ा आया तो दोबारा भी यही आएगा, कोई और भी आ सकता है, 5 नंबर्स के लिए आ सकता है, या वो अनइक्वल नंबर्स वाला लॉन्ग में आ सकता है, जो ये वाला है 3 नंबर वाला, या 2 करके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का हो गया। अब हम सेकेंड एनुअल का पेपर देखते हैं कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन याद करें, जब मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसमें एक थी डिकम्पोजिशन, कि हम अपनी लार्जर प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको हम सब प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे आंसर करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये इसका आंसर है कि डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिस्टम इनटू स्मॉलर सिंपलर पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट कैन बी सॉल्व्ड और अंडरस्टूड मोर ईजीली। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी, बट मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा एक्सपेंड कर लिया करें, अगर अकेला ये पूछ लिया गया है तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आप लिख लें। बट ये है कि मेन कॉन्सेप्ट जो है वो वही है कि हम डिकम्पोज करते हैं, यानी कि
छोटे स्मॉलर पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि ईज़िली जो है उनको समझा जा सके और उनका सोल्यूशन किया जा सके। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल साथ दे दी कि क्रिएटिंग अ वेबसाइट कैन बी डिकम्पोज इनटू टास्क लाइक, अगर आपने पूरी एक वेबसाइट बनानी है तो उसको आप ब्रेक कर लोगे कि अच्छा मैंने अपना डिज़ाइन कैसे रखना है, मैंने अपना कंटेंट क्या लिखना है, मैंने जो है वो लिंक भी ऐड करने हैं, कैसे करने, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने कोई फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जब हमने फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हर टास्क को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर हम अलहदा उनको सॉल्व करते हैं। एज अ होल एंड पे हमारी पूरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होती है, ठीक है बच्चों। तो एक ये आ गया कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिकम्पोजिशन, हमने साथ एग्जांपल भी दे दिए, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद यहाँ पर साथ ही इसके नीचे ही दूसरा क्वेश्चन भी मौजूद है इसी चैप्टर से, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो वही है जो हमने भी फर्स्ट एनुअल के एग्जाम में भी देखी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये वाला, ठीक है, इम्पॉर्टेंस या रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये फर्स्ट एनुअल में भी आ चुका है, और सेकेंड एनुअल में भी आ चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा यही आएगा, इस तरह वाली आपने सोच नहीं रखनी, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से किस तरह पेपर बन रहा है या पेपर बनता है, ठीक है, और सारा कवर करें और फिर तो कोई टेंशन नहीं है, पेपर जहाँ से भी आ जाए। तो मेरी वो बात याद रखें जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोली थी कि यह समझ के तैयारी करनी है आपने कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, अटैम्प्ट करना है और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? ओके, और कोई नहीं है। सेक्शन सी में देखते हैं। ओके, सेक्शन सी में देखें, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देख लें, यहाँ पर हमने किया था फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। तो वही है जो मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान है, 5 मार्क्स का पेपर में है वो, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, हर पेपर में 10 to 15, किसी में 12, किसी में 15, 10 to 15 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 से पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 60 मार्क्स का अगर आप लोगों का पेपर होगा, जो पैटर्न है 2026 का, तो उसमें भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि 10 to 15 मार्क्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस के होंगे। और एक मिनट, ये कैसे मिस हो गया? एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद एग्जांपल्स, ठीक है। एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद एग्जांपल। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने डिफरेंस रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो 4 थी और प्रिंसिपल्स क्या हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो 2 थे। एक था हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग और दूसरा था एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। सेक्शन सी है, राइट साइड है, ओके। प्रिंसिपल्स थे और मैंने भी वही गलती कर दी जो आप बच्चे करते हो, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन और पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं है, ये जो है वो हमारे पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग और वो लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने कर लेना है, नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से कर लें। क्या लिखना है मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था अभी पढ़ाते हुए क्या लिखना है। और यहाँ पर जो है ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी अपडेट कर लूँगा इंशाल्लाह मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको भी काट दें, इसको भी काट दें। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, और दूसरा क्या आएगा? एल्गोरिथमिक थिंकिंग। आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी। और ये भी मैंने ज़्यादा शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ, इसको मैं अपडेट भी कर लूँगा
तो अगर किसी ने मेरे से ये किसी को मैंने शेयर किया है और वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग करेक्ट कर लें और नेक्स्ट मैं इसको अपडेट भी कर लूँगा इंशाल्लाह। जो टीचर्स हैं उनको तो समझ आ गई होगी शायद, बट ये जो है वो माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो यही मिस्टेक मैं कह रहा था कि बच्चे करते हैं समटाइम्स, और मैंने भी इसका सलूशन करते हुए यही देख लिया। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ा करें। तो आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग तो और भी ज़्यादा ये गलती कर सकते हो कि 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग और 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इनको आपस में मिक्सअप नहीं करना। ओके, अच्छा, और बस ये हो गया। मॉडल पेपर देख लेते हैं। मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आए हुए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, मॉडल पेपर जो है बच्चों वो पैटर्न के तौर पर शेयर किया जाता है कि पैटर्न जो है वो कैसा होगा। 3-3 नंबर के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, तो 3 होंगे और 6-6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो जो अंदर जो इसके क्वेश्चंस हैं वो समटाइम्स जो हैं वो इतने वो उस तरह के नहीं होते, जैसे ये आप लोगों की बुक में से है ही नहीं। इस तरह से आप लोगों की बुक में आउटपुट लेने के लिए चैप्टर नंबर 3 में डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेक्स थोड़े चेंज किए होते हैं, तो मीन्स कि ये वो बहुत आप नहीं इन पर रिलाई कर सकते कि ये वही हैं। तो यहाँ पर देखिए IPO चार्ट है, गिवन है y इक्वल्स टू 5x+3, ठीक है। और यहाँ पर ये इनपुट IPO चार्ट से वाला ये क्वेश्चन है, इनपुट खाली छोड़ दी है, आउटपुट खाली छोड़ दी है, और प्रोसेस के अंदर इन्होंने लिख दिया। इन्होंने कहा कि अगर जो है वो x की वैल्यू -2 है, अगर x की वैल्यू क्या है -2 है, तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू 5x+3। अब x की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर आप क्या करें, y इक्वल्स टू 5, x की जगह पे पुट कर दें -2 और +3। आंसर क्या आता है, 5 2 -10, -10 +3 क्या होता है, -7 होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, -7 आ गया। ओके, तो एक तो उन्होंने ये कहा था कि शो यूर वर्किंग, तो हमने वर्किंग कर दी कि y -7 आ गया। अब आपने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लिखनी है। अब इनपुट क्या है, हमें उसने x दिया हुआ है ना, तो जनरल लिख लें बेशक कि x जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पर इनपुट है, ठीक है बच्चों। ये x हमारी क्या है, इनपुट है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पर आप y भी लिख दें, तो ये ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, और ये जो है हमने स्टेप्स भी करके शो कर दिए। ओके बच्चों, उसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन भी है मॉडल पेपर में, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन कंप्यूटर साइंस विद एन एग्जांपल। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या रोल है, एक एग्जांपल भी दें, ठीक है। ओके, तो ये है कि रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, वही बात आ जाएगी सारी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज इट ब्रेक्स अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फाइंड पैटर्न्स, रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स एंड डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। यानी कि वही जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो उसी की आप हेल्प ले सकते हैं इसको, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, इसको डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल साथ में वही मैंने दे दी कि अगर आप फिर पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, जैसे कि फूड है, डेकोरेशन है, या इनवाइट करने लोगों को, उनके इन्विटेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी के साथ इवेंट को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने क्या करना है, फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट कैसा बनाना है, जो नंबर है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। नंबर जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ये आपने बताना है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर ना बच्चों एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इक्वल इक्वल का, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। वैसे सिंपल जब हम कहते हैं कि a इक्वल्स टू 0, क्या कहते हैं हम, a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि a की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है।
लेकिन जब हम लिखते हैं इफ़ ए इक्वल 0, 2 दफ़ा आ रहा है इक्वल 0, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ए की वैल्यू 0 है या क्या ए जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं कि ए इज इक्वल 0, जब हम कहते हैं लेट ए इज इक्वल 0, बट जब हम कहते हैं ए इक्वल 0 तो मीन्स कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो ए है वो 0 के बराबर है या नहीं है। तो वही बात यहाँ पर यूज़ हो रही है बच्चों कि इफ़ ए इक्वल 0, कि अगर जो नंबर है गिवन इनपुट जो है नंबर वो 0 के बराबर है तो कह दो कि इंटर नंबर इज़ 0 और यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है नो, तो फिर चेक करो कि क्या ए जो है वो 0 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर चेक हो रहा है ना अब ये, तो नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, -1 -2 -3 0 से छोटे होते हैं ना। तो चेक हो रहा है कि जो क्या ए है वो 0 से छोटा है, अगर तो यस है तो कह दो कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से एंड कर दो। और अगर ऐसा भी नहीं है नो, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास कि वो नंबर पॉजिटिव है। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कह देंगे कि इंटर नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो नंबर 0 है, या तो वो नंबर नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव है। हमने चेक कर लिया वो नंबर अगर 0 भी नहीं है, अगर वो नेगेटिव भी नहीं है, तो थर्ड क्या ऑप्शन है कि वो नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चेक के बगैर हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इंटर नंबर इज़ पॉजिटिव और यहाँ से उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लें आप लोग कि कौन सी बात, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, या कहाँ से पेपर कैसे आएगा, या मैं अगर कुछ एक्सप्लेन करने में कमी रह गई हो तो उसके लिए भी मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से। और मेरे से पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बट ये है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा कोई एक तरह से चैलेंजिंग चीज़ की है कि मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों को स्कूल में 15 to 20 डेज़ में पढ़ाया जाता है, वो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है कि 1 से 2 घंटे के दरमियान की वीडियो में कंप्लीट चैप्टर, उसके कंप्लीट जो है वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनके सॉल्यूशन मॉडल पेपर से जो आ चुके हैं, वो आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो गुड लक बच्चों। नेक्स्ट हम बिल्कुल इसी तरह से कोई और चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 घंटे की वीडियो में, 1 से 2 घंटे की वीडियोस में। इसी तरह से आप लोगों की कुछ सजेशंस हों, आप लोग कुछ और भी ऐड करवाना चाह रहे हो कि मैं आप लोगों को और क्या बताऊं, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो भी करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।